आज बिहार का करंट अफेयर्स 8 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक के कई न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूँ, जिसके अंतर्गत आपको कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे पहला है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस मनाई गई है, उसके रिगार्डिंग है। दूसरा है आदर्श आचार संहिता पर बैठक हुई है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे सिमरिया महोत्सव जो बेगूसराय में मनाया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको बिहार म्यूजियम बिनाले 2025 उसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हो गए। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अनुकूल सिक्की कला, जिसको जीआई टैग 2007 में ही मिल चुका है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वन्य प्राणी सप्ताह के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2023 को फिर से दोबारा हम लोग पढ़ेंगे, और भी कलेक्शन इसमें आया हुआ है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सपो 2025 पढ़ेंगे। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट पोषण माह जो मनाया गया है आपको उसको पढ़ेंगे, जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 17 है उसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वन इज जयप्रकाश नारायण की जयंती, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसे आखिर तक सुनिएगा। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। एक इन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले कि आपको इसका कई वीडियो मेरा बिहार करंट अफेयर्स का बना हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं उसको ज़रूर देखिएगा। सितंबर माह का है और अक्टूबर माह का भी है। साथ ही साथ आपको प्रतियोगिता दर्पण का आपको जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, यानी कि आपको उसका सारांश लेकर के आता हूँ, उसको भी ज़रूर हमारा कई नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो अक्टूबर एडिशन वाला है उसको मैं लेकर के आ चुका हूँ। उसको जो लोग नहीं देखें ज़रूर आप लोग उसको देखिएगा। बिहार के स्टूडेंट खासकर क्या है कि आपको ये बिहार का करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक वाला हो गया, या सारा का सारा करंट वो प्रतियोगिता दर्पण का मैं उसका निचोड़ आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो मैं यहाँ पर आपको एक नोट्स के तौर पर, चाहे आपको न्यूज़पेपर का नोट्स हो या प्रतियोगिता दर्पण का एक शॉर्ट नोट्स के तौर पर जो मैं देता हूँ, आपको इसका MCQ भी आपको लगाना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आपको याद रह सके। और कई वेराइटीज़ का आपको कई तरीके का आपको क्वेश्चंस मैं बनाता हूं, जो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिनको चाहिए रहेगा आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8540866215, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर रहेगा लिखा हुआ, वहां से भी आप लेकर के आप हमें कॉल कर सकते हैं और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है आपको पटना विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी चर्चा में क्यों था। तो इसके चर्चा में रहने का कारण आपको हर 1 अक्टूबर को आपको हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है आपको स्थापना दिवस। और ये इस बार एक्चुअल में ये 1 अक्टूबर को नहीं मनाया जा पाया, इसलिए कि आपको दुर्गा पूजा था जिसकी छुट्टी थी, इसीलिए आपको ये 7 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसीलिए इसको 8 अक्टूबर के पेपर में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये 109वां आपको स्थापना दिवस मनाया गया था, और बिहार का ये पहला विश्वविद्यालय था। ये ध्यान में रखिएगा, ये फैक्ट के तौर पर कि आपको ये बिहार का आपको पहला विश्वविद्यालय था। आपको कौन? तो पटना विश्वविद्यालय। ठीक है, और 1 अक्टूबर 1917 को इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसमें पॉइंट्स है कि आपको ये इसके पहले जो कुलपति थे आपको जोजी जेनिंग्स, इसको याद रखिएगा। जेजी जेनिंग्स, इसको याद रखिएगा। जे से आपको याद रहेगा कि जेजी जेनिंग्स इसका पहला कुलपति थे। और कब इसकी स्थापना हुई? तो 1 अक्टूबर 1917 को हुई है, और 109वां आपको स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है आपको आदर्श आचार संहिता की बैठक। तो आदर्श आचार संहिता पर बैठक हुई है। तो बैठक क्यों हुई है? तो इसके पीछे कारण है कि आप जान रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, और चुनाव की घोषणा आपको 8 अक्टूबर को कर दी गई है। और 8 अक्टूबर को जैसे ही घोषणा की गई है, तब से आपको आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया गया। ये आखिर है क्या? तो ये आपको एक तरीके से एक नियम है, जिसके तहत जितने भी राजनीतिक दल हैं बिहार के,
उनको वो नियम को फॉलो करना होता है। तो उसी के लिए ही आपको सभी दल के प्रतिनिधियों को एक बैठक बुलाई गई थी और बताया गया कि आपके लिए ये चीज़ जो है आपको आचार संहिता में इसके अंतर्गत इसका उल्लंघन नहीं करेंगे, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या है आपको। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये आदर्श आपको आचार संहिता ये लागू किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत सरकार का चुनाव आयोग है, उसके ज़रिए आपको किया जाता है। तो इसमें मुख्य बातें क्या हैं, तो इसमें मुख्य बातें हैं आपको, पहला कि नया बैंक खाता नामांकन से पहले, यानी कि आपको मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे नया बैंक खाता नामांकन से पहले आपका नया बैंक खाता खुला हुआ होना चाहिए, ताकि उसी से ही आपका कोई भी ट्रांजैक्शन होगा और ये ट्रांजैक्शन होगा तो ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको नया बैंक खाता खोलवाना होगा। कोई भी आपको जो भी नामांकन जिस व्यक्ति का होगा तो उनको आपको नया बैंक खाता खोलवाना होगा। ठीक है, दूसरा है कि आपको एक प्रत्याशी चुनाव में 40 लाख रुपया तक खर्च कर सकेंगे। 40 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकेंगे, लेकिन ये जो 40 लाख तो बोल दिया गया है, लेकिन खर्चा तो बहुत सारा होगा। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि 10,000 से अधिक खर्च प्रत्याशी के नए बैंक खाते से होगा, यानी कि आपके पास 10,000 से अगर अधिक खर्च करते हैं, कहीं पर भी खर्च करना है वो 10,000 से ज़्यादा लगेगा, तो आपको अपने बैंक खाते के हिसाब से ही ट्रांजेक्शन करना होगा, उसी के अंतर्गत ट्रांजेक्शन करना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और ये आप एक 10,000 से ऊपर कर दिया, यानी कि 10,000 से नीचे जो भी खर्चा होगा तो वो हर खर्चा को तो 10,000 से नीचे ही बता देगा। हालांकि ये आचार संहिता के अंतर्गत आता है, वो अपना जो बनाना था नियम वो बना करके दे दिया गया है। अगला पॉइंट है कि इसी में कि एक प्रत्याशी को 3 वाहनों के इस्तेमाल की छूट दी गई है, यानी कि आपको एक प्रत्याशी 3 वाहन ही 3 गाड़ी ही इस्तेमाल कर सकेंगे, और वो भी उसमें कितने लोग बैठेंगे, तो आपको ड्राइवर के साथ साथ आपको 5 लोग, मतलब ड्राइवर को ले करके आपको 5 लोग ही बैठ सकेंगे, नहीं तो अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, ये मुख्य बातें हैं। ये देखिए, ये अब सबको कुछ जानना चाहिए। ये हालांकि बहुत इंफॉर्मेशन, ऐसा क्वेश्चन कम ही चांसेस है बनने का। ये आपको सिविल सर्विसेज में अगर टफ बनाना होगा तो हो सकता है कि पूछ दे कि इस बार कितने का, मतलब कि हर प्रत्याशी को कितना आपको खर्च करना होगा, क्या क्राइटेरिया दिया गया था, या आपको कि कितने ऊपर तक, यानी कि 10,000 से ऊपर तक खर्च करना है, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ देगा। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक आते हैं। अगला टॉपिक क्या है, तो सिमरिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो बेगूसराय में। ये सिमरिया महोत्सव 2 दिन का था। ठीक है, 2 दिवसीय आपको सिमरिया महोत्सव था, जो कि आपको 7 अक्टूबर को इसको मनाया गया है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि 2 दिवसीय, ये इम्पोर्टेंट है कि सिमरिया महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो बेगूसराय में मनाया जाता है। ठीक है, और अगला है कि राजकीय सिमरिया कल्पवास मेला 40 दिन का लगता है, यानी कि जो 2 दिवसीय का महोत्सव हो जाता है उसी से के साथ ही आपको मेला भी लग जाता है, जो 40 दिन का रहता है और हर साल होता है। ठीक है, और ये सिमरिया जो मेला है, यानी कि सिमरिया कल्पवास मेला है, इसको राजकीय दर्जा दिया गया है बिहार सरकार के जरिए। जैसे कई ऐसे मेले हैं जिसको राजकीय दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, जैसे सोनपुर मेला को राजकीय दर्जा मिला हुआ है, तो इसी तरीके से कई मेला अभी उसके लिए भी नॉमिनेशन किया गया है कि कई और भी हैं। जैसे मुंगेर में है, आपको मुंगेर का मेला जो लगता है उसको भी अभी नॉमिनेट किया गया है, लेकिन अभी उसको मतलब पूरी ये नहीं किया गया है, अप्रूवल नहीं मिला है कि वो राजकीय मेला का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन इस कतार में और भी लगे हुए हैं। चलिए, और एक चीज़ और, सिमरिया किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो सिमरिया आपको एक तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपको रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर को भी आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे, उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आगे अगला पॉइंट जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि मधुबनी में त्रिवेणी संगम। देखिए, मधुबनी में त्रिवेणी संगम तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी कल्पवास मेला लगा हुआ है, लेकिन ये राजकीय मेला नहीं था, इसीलिए हमने इसको लिखा नहीं है। बस इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि त्रिवेणी संगम आखिर क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ है पिपरा घाट में कमला, बलान और सोनी नदियों को एक त्रिवेणी संगम है। तो
ठीक है, उसी को ही आपको त्रिवेणी संगम के रूप में आपको जानते हैं। कहाँ है बोल देगा तो मधुबनी में त्रिवेणी संगम किन नदियों के संगम पर है, तो ये कमला बलान और सोनी। देखिए कमला बलान को एक साथ ही पढ़ा जाता है, लेकिन कमला क्या है कि ये आपको नेपाल से, इसका उद्गम स्थान कहाँ है कमला का, तो नेपाल है, नेपाल से ये बहती है और इसमें आकर के बलान जो है वो छोटी सी नदी है जो सट जाती है, इसलिए कमला बलान इसका नाम रखा गया है। और एक साथ ही साथ एक सोनी है, सोनी नदी है जिसका त्रिवेणी इसी को बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो ये याद रखिएगा त्रिवेणी संगम के अंतर्गत कौन सी नदियाँ आती हैं, तो कमला बलान सोनी नदी आती है। और त्रिवेणी संगम को बोल देगा कहाँ पर, तो मधुबनी में है, ठीक है। और इसका नाम ये पूछ सकता है, ऐसा कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है नदी के बारे में। अगला है आपको जैन धर्म पर देश की पहली एनिमेटेड फिल्म तीर्थंकर बनाई गई है। देखिए जैन धर्म पर देश की पहली एनिमेटेड फिल्म बनाई गई है, कौन सी, तो तीर्थंकर। ये याद रखिएगा, ये पीटी फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खासियत क्या है, ये जो तीर्थंकर जो मूवी बनाई गई है इसमें जितने भी कलाकार हैं या जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो सब के सब बिहार के ही है। ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें इसको फिल्म बनाने में सभी लोग जो लगे हैं वो बिहार के ही लोग हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्या है कि ये निर्देशन कौन किए, तो पटना के राजेंद्र जैन। इसको याद रखिएगा। देखिए इसका क्वेश्चन अगर बनाने को होगा तो कैसे बनेगा, तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म पर बिहार में देश की पहली एनिमेटेड फिल्म बनाई गई है, वो किस नाम से है, तो उसमें दे देगा निर्वाण, तीर्थंकर या स्यादवाद, ऐसे करके दे देगा, तो तीर्थंकर पर बनाई गई है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि जैन धर्म पर देश की पहली एनिमेटेड फिल्म तीर्थंकर किस राज्य के द्वारा बनाई गई है, तो बिहार राज्य के द्वारा बनाई गई है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बिहार में बनी है, ये चीज़ भी याद में रखना। कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि मैं आपको दूंगा ही, ठीक है। तो इसका निर्देशन कौन कर रहा है, तो राजेंद्र जैन, ठीक है, पटना के हैं राजेंद्र जैन, इन्होंने ही निर्देशन इसका किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक है बिहार म्यूजियम बिनाले 2025। ये बिहार म्यूजियम बिनाले 2025 जो है ये आपको ये क्यों यहाँ पर ये किया गया है और किसके सहयोग से, तो आप जान लीजिए कि भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी है नई दिल्ली, उसके और बिहार संग्रहालय के सहयोग से इसको बनाया गया। इसको ये बिनाले को इस प्रदर्शनी को लगाया गया था। देखिए ये प्रदर्शनी जो लगाया जाता है कि हम लोग को बिहार में चाहे दूसरे राज्य से आते हैं प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए, या आपको दूसरे देश से भी आते हैं, जैसा कि हम लोग इसमें देखेंगे। तो दूसरे देश से जो आया हुआ है आपको वो है पेरू, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लें कि ये आपको कब हुआ है, तो 7 अक्टूबर को प्रदर्शनी लगाई गई थी। कहाँ, तो ये पटना में लगाया गया था। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन पटना में आपको बिहार म्यूजियम बिनाले पटना में लगाया गया था, ये याद रखिएगा। कहाँ, तो पटना में, ठीक है। तो पटना में ये 7 अक्टूबर को ये प्रदर्शनी लगा था, बिहार म्यूजियम बिनाले, ठीक है। इसके अंतर्गत दूसरा जो देश से आए हुए थे तो पेरू कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का ये आपको पश्चिम का देश है पेरू, जिसकी राजधानी लीमा है। इसके बारे में क्या कहा जाता है, तो ये चमत्कारों का देश कहा जाता है पेरू को। और इसकी संस्कृति का प्रदर्शनी लगा था आपको कहाँ, तो ये बिहार में बिहार म्यूजियम बिनाले 2025 में। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा कि बिहार म्यूजियम बिनाले 2025 में कौन सा देश पार्टिसिपेट किया था या प्रदर्शनी में हिस्सा लिया था, तो आपको पेरू, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है आपको राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनके सिमरिया गांव के बारे में हम लोग पहले पढ़ लिए हैं अभी कुछ देर पहले। अब हम लोग इसके रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ेंगे। चर्चा में क्यों था, तो राष्ट्र कवि की जयंती पखवाड़ा मनाया गया है। एक्चुअल में इनका जन्म कब हुआ है, तो 23 सितंबर। तो 23 सितंबर से उनका पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसके अंतर्गत आपको ये जो किया गया है, तो आपको ये समरस समाज के निर्माण में दिनकर का जो साहित्य है का योगदान पर राष्ट्रीय संवाद किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ है, तो 23 सितंबर 1908 को हुआ है। कहाँ हुआ है, तो बेगूसराय के सिमरिया में हुआ है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, ठीक है। इनके साहित्य में जो योगदान है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लें कि ये दिनकर की पुस्तकें रश्मि रथी है,
कुरुक्षेत्र है, परशुराम की प्रतीक्षा है और उर्वशी है। और भी इनकी कई पुस्तकें हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है कि रश्मि रथी है, कुरुक्षेत्र है, परशुराम की प्रतीक्षा है और उर्वशी है। ये उर्वशी के लिए ही आपको रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला था। हालांकि ये आपको न्यूज़पेपर में नहीं है, लेकिन गूगल बाबा के सहयोग से आप लोग भी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और आपको भी ऐसे ही पढ़ने के दौरान और इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको ट्रेडिशनल आपको जीके आपको का रिवीजन हो सके, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो इनकी कौन सी, रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन सी पुस्तक है, तो एक रश्मि रथी है, एक कुरुक्षेत्र है, एक परशुराम की प्रतीक्षा है और उर्वशी। तो और भी ऐसे किताब हैं, इन सबको लेकिन इम्पॉर्टेंट है जिसे मैंने लिख दिया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं। तो वो रामधारी सिंह दिनकर किस ये जिला के हैं, तो बेगूसराय, इसको याद रखिएगा, और सिमरिया गांव के। क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे। ठीक है, इनके बुक्स पर भी कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, वो क्या है, तो अगला टॉपिक है पर्यावरण अनुकूल सिक्की कला। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा, तो आद्री की ओर से आयोजित आद्री परिसर में सिक्की कला प्रशिक्षण का ये लगाया गया था। तो ये आद्री किसको बोलते हैं, तो एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये पटना में है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पर्यावरण अनुकूल सिक्की कला। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं। तो ये सिक्की कला क्या है, देखिए सिक्की कला क्या है कि बिहार में आपको मिथिलांचल वाला जो क्षेत्र है, खासकर आपको ये दरभंगा और मधुबनी वाले इलाके में सिक्की कला ये महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने वाला ये एक ऐसा कला है जिसमें आपको ये जंगली घास होता है उसका इस्तेमाल करके जैसे खिलौना बनाया जाता है, टोकरी बनाया जाता है, साथ ही साथ आपको कई तरीके के छोटे छोटे मतलब खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं ताकि आपको यहाँ की महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बनती हैं। तो इस कला का आपको क्या हुआ था, तो प्रशिक्षण दिया गया आपको कहाँ, तो आपको पटना में ये आद्री में दिया गया है। देखिए इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, 2007 में मिल चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इम्पोर्टेंट हम लोगों ने जो देखा है आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये आद्री जो है आपको एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ है, पटना में। इसी के ज़रिए आपको आयोजन किया गया था आपको सिक्की कला प्रशिक्षण का। ठीक है, और सिक्की कला पर्यावरण के अनुकूल आपको पारंपरिक दुर्लभ हस्तशिल्प है। देखिए हस्तशिल्प है पर्यावरण के अनुकूल, क्यों, क्योंकि आपको इसमें कोई जलाने का कोई कुछ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस इसको क्या करना है, ये आपको जो टोकरी जो बनता है इसमें आपको जो घास जो लाया जाता है जंगली घास, उसको पहले उबाला जाता है। उबालने के यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा बोल दूँ कि इसको उबाला जाता है, उबाल कर कड़े धूप में उसको सुखाया जाता है और सुखा करके फिर उसके छोटा छोटा टोकरी बनाया जाता है। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि सिक्की नामक घास, जंगली घास को से टोकरियाँ, गुड़ियाँ, खिलौने और अन्य ये सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए आपको सिक्की कला के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको जैसे बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आपको ये जो बिहार करंट अफेयर्स है ये आपको मतलब कि बिहार के और जितने भी वनडे वाले एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम से, उसके लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ बिहार का जो 72वीं के जो पीटी देंगे और मेंस देंगे उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैं कई जगह आपको इंडिकेट करता हूँ और फिर उसके बाद आगे भी करूँगा, जो आपको मेंस के रिगार्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं कोट करूँगा। तो इसीलिए ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट, बिहार के हर स्टूडेंट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी में ही अगला हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है, तो सिक्की कला को जीआई टैग 2007 में मिला, जो कि जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था। और सिक्की कला मिथिलांचल क्षेत्रों, मुख्यतः मधुबनी और दरभंगा की कला है। ये याद रखिएगा कि ये मुख्यतः मधुबनी और दरभंगा की कला है। और इसको जीआई टैग कब मिला है, तो 2007 में मिला है। जीआई टैग मिलने का के वजह से क्या होगा, जीआई टैग मिलता है तो इसको को क्या होता है कि इसको संरक्षण मिलता है और इस पर बिहार सरकार भी ध्यान देती है। और कई जगह जैसे प्रदर्शनी लगा है ना, तो ऐसे बिहार में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य में भी इसका प्रदर्शनी लगता है और
कहीं पे भी कुछ लगता है तो ये अपने कला को भी प्रदर्शित करने के लिए ये जाते हैं। तो इसका जीआई टैग का ये सब बेनिफिट्स है। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं वन्य प्राणी समूह। वन्य प्राणी सप्ताह, ये सप्ताह मनाया गया था। तो ये सप्ताह कब से कब, तो 2 से 8 अक्टूबर वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया है। ये हर साल आपको 2 से 8 अक्टूबर को वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, सप्ताह दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन कौन किया, तो आपको पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग की ओर से किया गया है। की ओर से संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में इसका किया गया है। ठीक है, ये आपको आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको संजय गांधी जैविक उद्यान है, यानी कि आपको जो पटना का जो चिड़ियाघर है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। तो यहाँ पर आपको पर्यावरण वन एवं जलवायु विभाग की ओर से किया गया था। और इसमें मुख्य बिंदु क्या था, ये याद रखिएगा, ये वन्य प्राणी सप्ताह जो मनाया जाता है, यानी कि आपको जितना भी है, आपको जितने भी वन के जो प्राणी होते हैं उनको संरक्षण मिल सके, उनको संरक्षण मिल सके, उनकी देखभाल हो सके, तो इसीलिए ये सब मनाया जाता है। और जागरूक भी किया जाता है, न केवल आपको वहाँ के कर्मचारी और जो लोग हैं बल्कि समाज को भी ये जागरूक किया जाता है। ठीक है, ताकि इसको के जो भी वन्य जीव प्राणी हैं उनका संरक्षण हो सके। चलिए इसको आगे इसका पॉइंट है कि वन्य जीव के प्रति जागरूकता करना। ठीक है, जागरूकता करना। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत राज्य में बाघों की संख्या दुगुनी हुई। जो ये जो आपको जो आयोजन किया गया हुआ था आपको वन्य प्राणी सप्ताह, तो इसमें कुछ बातें लोगों ने, कुछ विशेषज्ञ हैं उन लोगों ने बातें कही, और क्या क्या मतलब ये अचीवमेंट हुआ है, तो उन सब के बारे में बातें की गई। जिसका मुख्य बिंदु है आपको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघों की संख्या में दुगुनी हुई, बाघों की संख्या दुगुनी हुई, ये बहुत अच्छी बात है। और वन विभाग और WTI यानी कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ इन दोनों के बीच में, तो समझौता हुआ है, इस समझौते के तहत आपको बेतिया में, ठीक है, बेतिया में इंक्यूबेशन सह इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। यानी कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें मुहैया करवाई जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा और यहाँ पर जागरूक किया जाएगा। तो वो कहाँ पर किया गया, कहाँ पर है, तो बेतिया में इंक्यूबेशन सह इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है आपको। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना। देखिए आपको इसका अगर PDF भी चाहिए रहेगा तो आप हमको फ़ोन करके आप हमसे ये मांग सकते हैं, मैं ये आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। बिहार का हरित आवरण 17.05%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन आपको अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो पटना, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बिहार का हरित आवरण 17.05% है, यानी कि हरित आवरण में वृद्धि हुई है। यानी कि बिहार में जिस तरीके से वन या वृक्ष लगाने का जो मुहिम चला हुआ है और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो उसमें आपको वृद्धि हो रही है, यानी कि बिहार का हरित आवरण में वृद्धि हो रही है। ये कहीं ना कहीं आपको जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यानी कि SDG जिसको बोलते हैं 17, उसमें आपको पर्यावरण से संबंधित या आपको वन से संबंधित भी बातें की गई है। तो वो यहाँ पर आपको जो मेंस वाले हैं उसको यहाँ पे कोट कर करके इस पॉइंट्स को लिखा जा सकता है आपको मेंस में। ठीक है, अगला जो है नीतीश कुमार, अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है नीतीश कुमार स्टेट्समैनशिप इन पार्लियामेंट। ये एक पुस्तक लिखी गई है, किनके ज़रिए, तो जग नारायण सिंह यादव के जरिए लिखी गई है। तो इसका इनॉग्रेशन किया गया था अभी हाल में ही। तो नीतीश कुमार स्टेट्समैनशिप इन पार्लियामेंट, ये किनकी पुस्तक है, तो जग नारायण सिंह यादव की पुस्तक है। ये खुद आपको नीतीश कुमार ही इसका इनॉग्रेशन किए थे। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। इनके किताब को याद रखिएगा, नीतीश कुमार स्टेट्समैनशिप इन पार्लियामेंट, पूछ देगा किसकी पुस्तक है, तो जग नारायण सिंह यादव की पुस्तक है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपको क्या है, तो आपको नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसका चर्चा किया है, हर बार कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जो लोग नहीं देखे हमारा वीडियो वो पीछे ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अगला इसमें क्या पॉइंट्स है, बिहार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में
13.5% का इजाफा हुआ। यानी कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो चाहे जैसा भी हिंसा हो, उसमें 13.5% का इजाफा हुआ, यानी कि वृद्धि हुई है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पीटी फैक्ट के रूप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको अगला जो पॉइंट है इसी में ही, तो वो है आपको बिहार महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मामले में 28 राज्यों में 8वें नंबर पर। याद रखिएगा, जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा बिहार में जो बढ़ी हुई है, तो 28 राज्यों में ये 8वें नंबर पर है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, टफ क्वेश्चन बनाना होगा। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला सबसे अधिक बिहार में ही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला यानी कि बच्चों का जो वेश्यावृत्ति में ढकेल देना, ठीक है, वेश्यावृत्ति में ढकेलने का, ये आपको सबसे अधिक पूरे राज्यों में आपको बिहार में नंबर 1 पर है, जो कि काफ़ी आपको ये सोचनीय विषय है, जिस पर हमारे बिहार सरकार को काम करना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सपो 2025। देखिए इस तरीके का जो किया जा रहा है, जैसे हम लोग बिनाले 2025 पढ़े हैं, तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सपो 2025 जो किया जा रहा है, इससे बिहार के में क्या क्या आपके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपका उद्योग का कैसी स्थिति है, या आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि यहाँ निवेश किया जा सके, तो इन सब चीज़ों को लेकर के बिहार में होता रह रहा है, जो कि ये आपको सकारात्मक आपको ये प्रयास है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत CCI यानी कि CCI कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सपो 2025, ये CCI आपको क्या है, तो ये भारतीय औद्योगिक परिसंघ है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे आपको CII का फुल फॉर्म हो गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि भारतीय औद्योगिक परिसंघ। तो ये इसके ज़रिए ये आपको किया गया था। कहाँ, कब और कहाँ, तो 9 अक्टूबर को किया गया है पटना में, ये याद रखिएगा। चलिए इसका उद्देश्य हम लोग पढ़ते हैं, ये याद रखिएगा, CII के ज़रिए किया गया है कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सपो 2025। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है बिहार में निर्माण पारिस्थितिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए आपको नवाचार, ठीक है, नवाचार यानी कि कुछ इनोवेशन हो, मतलब कि कुछ नया आपको कुछ रिसर्च हो, उसके लिए आपको ये जो आपको एक्सपो हुआ था। अगला है इसी में ही कौशल विकास और टिकाऊ, ठीक है, टिकाऊ निर्माण पद्धति को बढ़ावा देना। ठीक है, कौशल विकास, जैसा कि आप जानते हैं कौशल विकास के लिए बिहार सरकार क्या क्या कर रही है, तो इसका उद्देश्य जो एक्सपो जो किया गया था, ये जो लगाया गया था प्रदर्शनी, तो इसके अंतर्गत कौशल विकास और टिकाऊ निर्माण पद्धति को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन 71वीं और 72वीं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये उद्योग के क्षेत्र में आपको बिहार सरकार का जो ये हो रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर इसके पॉइंट्स को कोट कर सकते हैं। मेंस के पॉइंट, जो भी उद्योग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ इसको कोट कर सकते हैं। एक्सपो बिहार में निवेश आकर्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, ये जो एक्सपो होता है तो निवेश करने में को आकर्षित करने में भी आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे 71वीं वाले जो लिखेंगे और जो 72वीं वाला जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको उद्योग वाला क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ कोट कर सकते हैं। उद्योग का क्वेश्चन, उद्योग से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए अगला हम लोग जो है इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था पोषण माह के बारे में। मैंने बोला था उस समय कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जोड़ेंगे, तो पोषण माह जो मनाया जा रहा है, ठीक है, इसका आयोजन किसके ज़रिए किया जाता है, तो पोषण माह का आयोजन भारत सरकार के ज़रिए किया जाता है समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के ज़रिए। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का आप जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल है, 17 गोल में ये आपको दूसरा नंबर का है, जिसमें शून्य भूख एक टाइटल दिया हुआ है, उसके अंतर्गत पोषण आता है, जिसमें
पोषण माह को वहाँ से भी आप जोड़ सकते हैं, इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपको निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जोड़ सकते हैं। हालांकि अगर पीटी में क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो उसको आगे हम लोग चर्चा करेंगे, बस इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई है तो 15 सितंबर 2025 को हुई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये पोषण माह जो है इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है तो मध्य प्रदेश के धार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मध्य प्रदेश के धार से इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पर हमने नहीं लिखा है लेकिन गूगल बाबा ने बताया है, न न्यूज़पेपर में भी था लेकिन गूगल बाबा में दिया हुआ है कि ठीक है। इसका जो शुरुआत जो हुआ है, जो इनॉग्रेशन किए थे वो किए हुए थे आपको मध्य प्रदेश के धार जिले से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बिहार में भी इसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं तो आगे हम लोग इसको बात करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि समेकित बाल विकास सेवाएं, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये जो है आपको इसी के ज़रिए आपको आयोजन जो करने वाला यही है, जो कि आपको भारत सरकार का ये एक बॉडी है। और ये काम किसके अंतर्गत करता है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आपको ये समेकित बाल विकास सेवाएं काम करता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या है तो इसमें है कि आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण माह सूची जारी की गई। अब सूची जारी की गई तो यहाँ हम लोग बिहार नंबर 1 पे है, जिसके अंतर्गत जो है बहुत कार्य किए गए हैं। किसके ज़रिए तो ये आपको आंगनवाड़ी, जो हर पूरे देश में आंगनवाड़ी एक संस्था है जो काम करती है, जो भारत सरकार की ये बॉडी है, जिसके अंतर्गत आपको हर ये आंगनवाड़ी कई क्षेत्रों में कई गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर करके बिहार को नंबर 1 पे पहुंचाया है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय बात है, ठीक है। इसमें 86,66,772 गतिविधियों में शामिल था आंगनवाड़ी केंद्र, ठीक है, जिसने बनाया आपको बिहार को नंबर 1 पे। यानी कि ये पोषण जो होता है, आपको ये जो पोषण है इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, ICDCS का जो मुख्य बिंदु है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसमें क्या है कि बिहार आपको नंबर 1 पे था, और आपको महाराष्ट्र नंबर 2 पे, और मध्य प्रदेश आपको नंबर 3 पे, राजस्थान नंबर 4 पे रहा है। यानी कि इसके अंतर्गत जो काम हुआ है और इसकी जो सूची जारी की गई है आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत, जिसमें बिहार नंबर 1 पे रहा है, इम्पॉर्टेंट है पीटी फैक्ट के अनुसार, और महाराष्ट्र 2nd पे रहा है, और मध्य प्रदेश 3रे नंबर पे, और राजस्थान 4थे नंबर पे रहा है। देखिए, अगर बिहार के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चंस अगर आता है, जैसे पोषण से संबंधित आता है या आपको ये गरीबी से संबंधित आता है, तो इसको वहाँ पे कोट कर सकते हैं। पोषण से संबंधित अगर आता है, मतलब कि बच्चों के पोषण से संबंधित अगर कोई क्वेश्चंस आता है, यहाँ पर भी ये पुट कर सकते हैं, और आप संयुक्त राष्ट्र संघ का SDG गोल को भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब कुछ हम लोग जान ले कि आपको ICDS का हम लोग कुछ पॉइंट्स हम लोग जान ले जो इसके अंतर्गत होता है। ICDS यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य, पोषण और मनोवैज्ञानिक विकास में बेहतर बनाना है। ये किसका काम है तो ICDS का काम है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण मुहैया करवाना, सही तरीके से जो आंगनवाड़ी के सहयोग से ये चीज़ किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को भी आंगनवाड़ी में आपको कब कब टीका लगना चाहिए, कब कब उसको कौन सा आपको आयरन की गोली देनी चाहिए, वो सब सारा चीज़ यहाँ पर इसके अंतर्गत बताया जाता है। साथ ही साथ मतलब कि वो प्रोवाइड किया जाता है, और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, ठीक है, उनके भी स्वास्थ्य, पोषण और मनोवैज्ञानिक विकास में बेहतर बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। अगला हम लोग पॉइंट चलते हैं, इसी के अंतर्गत है आपको पोषण माह 2025 का विषय क्या था तो भोजन हमें जोड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पोषण माह 2025 का विषय क्या था तो भोजन हमें जोड़ता है।
अगला हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है आपको अंतिम पॉइंट, जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई है। आज 11 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और सिताब दियारा, ठीक है, सिताब दियारा में हुआ था। इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सारण जिले में है। कहाँ है? तो सिताब दियारा सारण जिले में है। जयप्रकाश नारायण की जयंती हुई थी। देखिए ये जयप्रकाश नारायण हमारे बहुत ही मतलब के बिहार के इम्पोर्टेंट किरदार हैं, जिन्होंने आपको 1942 के आपको जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको भूमिगत हो करके उन्होंने अपने ये भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया था। और साथ ही साथ आपको इन्होंने जो है आपको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई थी 8 अक्टूबर 1979 को पटना में हुई थी, ये याद रखिएगा। और लोक नायक की उपाधि इनको दी गई थी, किनको? जयप्रकाश नारायण को। और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किन्होंने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। क्यों किया था? तो 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के दौरान, यानी कि जो हम उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, उसके बाद जो है इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। और इनको भारत रत्न की भी उपाधि 1999 में मरणोपरांत मिला था। तो इससे क्वेश्चन पूछता है, अक्सर हर एग्जाम में पूछता है, तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण आपको 11 अक्टूबर को सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु पटना में हुआ था। 8 अक्टूबर को हुआ था। अक्टूबर में ही जन्म है और अक्टूबर में ही मृत्यु भी है। और 1952 में आपको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बाद में इस पार्टी को छोड़ दिया था इन्होंने। इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था 25 जून 1975 के आपातकाल की घोषणा के बाद। और भारत रत्न की उपाधि 1999 में मरणोपरांत मिला था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑल द बेस्ट।